Hello everyone. Today we learn structure of the cell. You have learned that the cells are organized into specialized tissue and organs. आप ये सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि सेल ऑर्गेनाइज्ड है एक स्पेशल या स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन से एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और एक साथ मिलकर ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को वर्क करता है। फॉर दीज सेल्स इस सेल्स के लिए फॉर दिस सेल्स इस सेल्स के लिए टू फंक्शन एज ए यूनिट। फंक्शन मतलब कार्य, एज ए यूनिट एक यूनिट की तरह ये कार्य करता है, एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। दे मस्ट एबल टू ओके दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग। ये जरूर एबल होता है अपने साथ जो इसके सराउंडिंग है उससे और वन अनदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने में ये एबल होता है। यानी सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दीज इंटरेक्शन अकर एट द सेल बाउंड्री। ये इंटरेक्शन जो होते हैं एक सेल बाउंड्री क्रिएट करती हैं, सेल बाउंड्री बनाती हैं। वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जहाँ पे सब्सटेंस मूव करते हैं अपने सेल्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में वो मूव करते हैं। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज एक्सचेंज मटेरियल्स। और एक सिंगल सेल होता है जो यहाँ तक कि जो सिंगल सेल होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और वो अपना जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को सेल मेम्ब्रेन में रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड मतलब आंसर देता है, उत्तर देता है। टू देयर इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट को थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो इन्वायरमेंट को आंसर देता है यानी रिस्पॉन्ड करता है। फिर क्या है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी हम लोग सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझे। तो अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारा, ये सेल ऑफ स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है। तो सेल ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। अब इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। एक सेल का यूनिवर्सल फीचर होता है सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन बाउंड्री होती है दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स। जो सेल को प्रोटेक्ट करती है उसके सराउंड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक सेल के बाहर बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। और इट डिफाइंस इट इंडिविजुअल ऑफ द सेल्स। ये इंडिविजुअल सेल्स को भी डिफाइन करती है एंड इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा। जो इंडिविजुअल सेल होता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली प्रीमेबल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली प्रीमेबल होता है which means it allows some substance to pass through। इसका मतलब होता है कि ये कुछ सब्सटेंस को पास होने के लिए अलाउ करता है एंड इट वाइल ब्लॉकिंग अदर, जबकि कुछ को ब्लॉक कर देता है, नहीं जाने देता है। यानी सेल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को जाने देता है और कुछ सब्सटेंस को वो जाने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। यू हैव learned you have learned how you have learned how oxygen and carbon dioxide
यू हैव लर्न मतलब आप जान सीख चुके हैं कि हाउ ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है मूव अक्रॉस मतलब एक दूसरे के पार हो जाते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ एलुवियल इन द लंग्स। जो लंग्स में मेम्ब्रेन ऑफ द एलुवियल एलुवियल मेम्ब्रेन के यानी कि एलुवियल की जो मेम्ब्रेन है जो लंग्स में उससे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव होकर यानी पार हो जाते हैं अक्रॉस कर जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यू हैव लर्न आप सीख चुके हैं जान चुके हैं यू हैव हाउ ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एलुवियल मेम्ब्रेन के यानी जो लंग्स में एलुवियल मेम्ब्रेन है उसको मूव कर जाते हैं उससे पार हो जाते हैं। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स of alluvial control to movement of the substance across it। कैसे जो है कि सेल मेम्ब्रेन यानी जो एलुवियल का सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल करता है सब्सटेंस को अक्रॉस होने में पार होने में इधर उधर जाने में कैसे कंट्रोल करता है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो सेल्स ऑफ द एलुवियल कंट्रोल्स जो एलुवियल का सेल्स है उसको कंट्रोल करता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट जो सब्सटेंस उसके पार होते हैं उन सबको पार जाने में या आने में या उनको रोकने में कैसे कंट्रोल करता है उसको कैसे नियंत्रण करता है। सो उसको जानने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स है लेट्स यानी लेट अस एक्सपेरिमेंट। पहला है एक्टिविटी 2.2 विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस। अब आप क्या करिए एक चाकू की मदद से एक पोटैटो को 2 पीस में काट दीजिए ऑफ द रफली इक्वल साइज किसी भी इक्वल साइज में आप काट लीजिए। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीसेस। दोनों का जो इनिशियल वेट है शुरुआती वेट है उसको मेजर कर लीजिए दोनों पीसेस को वेइंग मशीन से। वेइंग बैलेंस यानी वेइंग तराजू से आप उनके दोनों पीसेस को मेजर कर लीजिए। पॉइंट 3 बता रहा है कि पुट ऑन द पीसेस ऑफ द पोटैटो इन द बीकर विद अ प्लेन वाटर। एक प्लेन वाटर यानी कि सादा जल लीजिए उसमें दोनों पीसेस को ठीक है एक बीकर लीजिए उसमें सादा जल लीजिए और उस सादा जल में दोनों पीसेस को रख दीजिए। फिर put the other pieces of the potato in the beaker B। दूसरा बीकर बी लीजिए उसमें भी सादा जल लीजिए एंड फिर उसमें भी दूसरे पीस पोटैटो को रख दीजिए विथ 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। अब बीकर बी में आपको 20% या तो सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन रखना है यानी इसमें वाटर और शुगर मिला होना चाहिए या वाटर या सॉल्ट मिला होना चाहिए। लीव देम अनडिस्टर्ब। अब उनको बिना हिलाए डुलाए उनको छोड़ दीजिए फॉर अबाउट एन आवर 1 घंटे के लिए until you notice the visible change in the size of the pieces। तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों के साइज में यानी कि उन साइज में उनके चेंजेस होते हैं। लीव द आप पहले उनको बिना हिलाए डुलाए छोड़ दीजिए फिर 1 घंटे बाद जब आप उसको देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेस। आपको उनके साइज में कुछ चेंज होने का बदलाव होने का पता चलता है विजिबल होता है यानी दिखाई देता है। पॉइंट 6 है मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीसेस। अब आपको फाइनल में आपको क्या करना है
उस रिकॉर्ड को मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ द ईच पीसेस। दोनों पीसेस को लीजिए, उनको मेजर करिए और उनका फाइनल रिकॉर्ड रख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक इनिशियल हमारा स्टेज था, इसमें ए और बी का वेट पूछ रहा होगा, फिर यहाँ पे फाइनल वेट हो जाएगा ए और बी का। सो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट। अब आप दोनों का वेट को कैलकुलेट करिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, आप क्या अनुसरण करते हैं, यानी क्या ऑब्जर्वेशन आपको होता है, क्या पता चलता है? यू मे ऑब्जर्व दैट, आपको ये सब पता चलेगा। यू मे ऑब्जर्व दैट, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बीकर ए द पोटैटो पीस स्वेल, जो बीकर ए में पोटैटो था वो स्वेल हो गया यानी फूल गया, और जो बीकर बी में था पोटैटो पीस सिंक, वो सिंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट करके, तो व्हाट डू यू इन्फर, आप इससे क्या पता कर पाते हैं? इन्फर यानी क्या ऑब्जर्वेशन होता है, या दोनों में क्या डिफरेंस पता चलता है? डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन देयर वेट, आपने एक्सपेक्ट किया कि क्या उनके वेट में परिवर्तन होता है? द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज, जो बीकर ए में पोटैटो का पीस था वो इंक्रीज हो गया, while the weight of the potato piece in beaker B has decreased, वो डिक्रीज हो गया। This happened because the cell membrane allowed to, ये ऐसा इसलिए हुआ कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? अलाउ वाटर, वाटर को अलाउ करता है टू मूव इन, मतलब सेल मेम्ब्रेन वाटर को अंदर आने के लिए अलाउ करता है, एंड आउट ऑफ द सेल, बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल, लेकिन शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन अंदर आने के लिए नहीं अलाउ करता है, उसे बाहर ही रखता है। वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, वाटर मूव होता है, ठीक है, एक लार्ज एरिया में वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट, जिसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सोल्यूट, जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। until the concentration in the two areas become equal, तब तक जब तक कि दोनों एरिया इक्वल ना हो जाते हैं। this movement of water through selectively preamble, ठीक है, permeable membrane is called osmosis। this movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis। ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, जो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है मेम्ब्रेन में, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यू हैव लर्न इन एक्टिविटी 7.8, जो कि क्यूरियोसिटी ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 7 में आप इसको पढ़ चुके हैं। ड्राई स्प्रेडिंग इन वाटर, ओके, डाई स्प्रेडिंग इन वाटर, and 7.9 fragrance spreading in the air। in the grade 8 the particles of matter intermix due to a difference in their concentration, also called the concentration ingredient, जिसको हम लोग concentration ingredient भी कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द net movement of particle from higher to lower concentrations। ओके, डिफ्यूजन वो होता है जो हायर से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल होता है वो मूव कर जाता है। अगर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, जैसे कि ये बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, बीच अगर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, जो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है वो भी डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है अक्रॉस द सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उसके थ्रू होते हैं। इन प्लांट्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल enters root cell by its process of osmosis। अब प्लांट जो रूट से वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं, इस प्रोसेस को भी, यानी इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट वाटर लेते हैं अपने रूट से। नेक्स्ट वी हैव नो व्हाट इफ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। A cell is kept in salt or sugar solution different concentration। तो solution concentration of extracellular medium equal to solute concentration of intercellular medium isotonic solutions। अब देखिए यहाँ पे isotonic solution है, ये solution है, ठीक है। So solute concentration of extracellular medium is less than solute concentration of intercellular, और इसका मीडियम क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम ग्रेटर देन सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये रहा आपका। तो इससे आप कुछ फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आइसोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है, तो इसके सेल्स क्या हो जा रहे हैं, थोड़े बड़े हो जा रहे हैं। यहाँ पे इसके सेल्स आइसोटोनिक है, यानी कि लगभग सेम दिख रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में यहाँ पे सेल्स की साइज कैसी हो जा रही है, थोड़ी छोटी हो जा रही है। तो जब मीडियम ग्रेटर हो जा रहा है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर मीडियम इक्वल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंटर सॉल्यूशंस, तो ये कंडीशन होगी। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर, जो कि 7 to 8 नैनोमीटर होता है। ठीक, तो 1 नैनोमीटर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का थिक पॉइंट होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है, एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 0.0001 mm, 0.00001 mm, यानी कि 5 टाइम 0 है, नैनो और उसमें डेसिमल लगा हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स, यानी फैट्स, ये फैट से बने होते हैं एंड प्रोटीन से बने होते हैं। द फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो फ्लूइड मोसेक मॉडल होता है वो एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बिलेयर, यानी कि 2 लेयर, जिसको हम लोग बाई लेयर भी बोल सकते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है, 2 लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स। जो इसका आउटवर्ड होता, मतलब हेड आउटवर्ड होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो उसका टेल इनवर्ड्स होता है वो वाटर रिपेलिंग करता है। विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम, जिसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होता है, सम्मिलित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवे, flip and remote within the membrane, hence it is fluid, hence it is fluid, इसलिए ये फ्लूइड होता है। यानी कि मॉलिक्यूल कैन मूव साइड वे, मॉलिक्यूल जो होता है वो बगल से क्या होता है, मूव करता रहता है, फ्लिप होता है एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में रोटेट होता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। यानी इट इज फ्लूइड, जो एक फ्लूइड होता है। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक द गेट कीपर, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है वो गेट कीपर की तरह काम करता है। इन द हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू, जिससे सब्सटेंस सब्सटेंस को पास, जो सब्सटेंस होते हैं इन द हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू, जिससे सब्सटेंस उस तरफ से पास हो या सब्सटेंस को पास होने में मदद करता है। Next point is, since the molecules of the arranged like tiles in a mosaic, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मोज़ेक के टाइल्स की तरह दिखते हैं, एंड इट इज कॉल्ड द मोज़ेक मॉडल, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट, all living cell communicate with their surrounding, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से कम्युनिकेट करते हैं, ऑल लिविंग सेल्स एंड देयर नाइबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और उसके नाइबर के जो सेल होते हैं, यानी नाइबरिंग सेल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। However, cells of the plant, fungi and bacteria have an additional layer. तो सेल ऑफ प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया, इनके पास एक एडिशनल लेयर होता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आसपास, कॉल्ड द सेल वॉल, उसी को सेल वॉल कहते हैं। What do you think is the necessity of the cell wall in these cells? आपको आप व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द नेसेसरी, क्या ये आवश्यक है, नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन द दिस सेल, इस सेल्स में सेल वॉल का होना नेसेसरी है। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट, तो हम लोग अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे। पहला पॉइंट है, prepare temporary slides of a thin peel of an onion leaf or a reo, यानी कि cradle leaf, leaf and mount, यानी leaf and mount it with safranin using cover slip to observe plants cell under a microscope. Next is similarly prepare a temporary side of chick cells by gently scraping। ठीक इसी तरह से आप, यानी कि एक बड़ी सावधानी पूर्वक अपने चिक का स्क्रैपिंग करके उसका एक सेल लीजिए, इनर साइड ऑफ योर चिक, अपने चिक के इनर साइड का, एंड a cotton swab are blunt end of the toothpick, यानी कि किसी कॉटन या ब्लंट टूथपिक की हेल्प से अपने चीक के इनसाइड का छोटा सा जेंटली स्क्रैपिंग करते हुए उस सेल वॉल को ले लीजिए। थर्ड पॉइंट, स्प्रेड द चिक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड, क्लीन ग्लास साइड पे उसको आप स्प्रेड कर दीजिए। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर, add a drop of water followed by the few drops of the methylene blue stain and carefully place
place over sleep. Fifth point, observe both the slide under a microscope. Microscope लेकर इन दोनों को ऑब्जर्व करिए. What do you observe? अब क्या ऑब्जर्वेशन, आपको क्या पता चलता है? Onion peel cells are rehob leaf peel cells are box shaped. जो ऑनियन होते हैं और यू लीफ पील्स जो होते हैं, पील्स के सेल जो होते हैं वो बॉक्स शेप में होते हैं एंड रेगुलरली अरेंज होते हैं. वेयर एज द चिक सेल्स आर irregularly arranged. जो चिक सेल्स होते हैं वो irregularly arranged होते हैं. What do you think these different exist? Sorry, why do you think these different? मतलब why do you think? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये डिफरेंट एग्जिस्ट होता है? क्या आप सोच सकते हैं why do you think these different exist? ठीक है, क्यों ये डिफरेंट एग्जिस्ट होता है? Prepare two slides of a Rio leaf peels and human cheek cells again. अब दो स्लाइड फिर से ले लीजिए, किसका? रियो लीफ पील का और ह्यूमन चीक का, एंड पुट 20% शुगर सॉल्यूशन ऑन देम, और उसमें शुगर सॉल्यूशन का 20% रखिए. ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप के ले जाकर के पास या माइक्रोस्कोप की सहायता से आप उसको ऑब्जर्व करिए. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर या माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करिए, पता करिए क्या हो रहा है. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपको क्या पता चला? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपको जरूर पता चला होगा कि द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल रिमेन द सेम. जो प्लांट सेल का जो बाउंड्री होता है वो सेम है, बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक, लेकिन उसके अंदर की जो कंटेंट है वो सिंक हो गए. एंड द प्लेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेज. जो उनके इनर और आउटर बाउंड्रीज है वो इंक्रीज हो जाती है. यू मे ऑब्जर्व दैट द चिक सेल्स on the other hand have shrunk considerably. आपको ये ऑब्जर्व करने से ये पता चला, यू में ऑब्जर्व, आपको ये पता चलेगा या पता चल सकता है कि चिक सेल जो है ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैव सिंक कंसिडरेबल, जिसको सिंक हो जाता है या जिसको सिंक कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेल वॉल. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल. ये सब अभी हम कुछ सेल मेम्ब्रेन पे पढ़ रहे थे. तो दूसरा हमारा सेल ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट होता है सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, जो सेल का आउटर कवरिंग लेयर है. इसको अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.